ओके, देखना, ध्यान से देखें। अब देखो एडमिट करना है, काफी बच्चे आ रहे हैं, वेरी गुड। तो कल हम लोग ने पढ़ा था पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, ये हमें पता है। नाउ इसके ऊपर भी सवाल भी कर लिए हैं। कंबाइन गैस इक्वेशन तक हो गया था सर। हाँ, कंबाइंड गैस इक्वेशन तो हो गया था। एक इसके ऊपर केस बनता है, रिकैप नहीं दे सकते हैं प्रणव, बहुत बड़ा लेक्चर था तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा, वो रिकैप ही समझो इसको कि पीवी इक्वल टू एनआरटी ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। पूरा रिकैप का जरूरत कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि एन क्या है, आर क्या है, व्हाट इज आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, and what is T, temperature in Kelvin. This is what we have learned in last class. Okay, okay. So okay Pranav, no problem, you can ask me after the class, next day, not today. You can ask me tomorrow about these particular things. Okay, I will explain you because देखो लेक्चर हमारा है, जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ग्रुप पे डाली गई हैं, तो उसको गो थ्रू करना, जुलाई बैच कल का लेक्चर देख लेना, उसके बाद जो उसमें डाउट्स आए उन सब पूछ लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है, उसको मैं पढ़ा देता हूँ। यूजिंग आइडियल गैस, सर आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज हैं, कल बताई थी तीनों, क्या क्या आर की वैल्यूज होती हैं। एक 0.0821 होता है, ये 8 लिखा हुआ है, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और आर की दूसरी वैल्यू क्या होती है, बोलो, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक आर की और वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये सारी वैल्यूज आर की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन वेसल प्रॉब्लम्स। ओपन वेसल प्रॉब्लम्स करके हेडिंग डालो। ये एक टाइप है, केस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ओपन वेसल प्रॉब्लम्स। देखो अगर मैंने बोला कि कोई ओपन वेसल है, कैसा वेसल है, ओपन, ये इसकी क्या है, एक कंटेनर रखा हुआ है, ये ओपन है, मान लो इसका वॉल्यूम दे दिया हमने 20 लीटर, और इसके अंदर गैस यहाँ पे भरी हुई है, ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स इसमें पड़े हुए हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, अगर मैं इस गैस को हीट करता हूँ, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ये वॉल्यूम V है, तो अगर मैं इस गैस को ओपन वेसल में हीट करूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी, और वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके बाहर निकलने लगेंगे। ऑन हीटिंग क्या होगा, ऑन हीटिंग ये गैस क्या होगी, बाहर एक्सपेल्ड हो जाएगी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर दूर। सर ये स्क्रीन पे कुछ, हाँ बोलो। सर ये स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा, अब आया सर। आ जाएगा ना, आ गया। हाँ सर आ गया। देखो हीट करने पे क्या हुआ, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सपेल्ड हो गए बाहर, ये क्या हो गए, एक्सपेल्ड हो गए।
तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो तो अभी भी कितना रहा, V लीटर रहा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, T2। पहले टेम्परेचर कितना था, T1। लेकिन बताओ जो गैस के मोल्स यहाँ पे थे, ये अगर हम N1 मान लिए, तो जो गैस के मोल्स यहाँ पे बचेंगे वो कितने होंगे, N2। और जो एक्सपेल्ड एयर है, ये जो बाहर निकल गई एयर, ये जो यहाँ पे जो गैस है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेल्ड गैस। ये जो गैस बाहर निकली है, बताओ इसके मोल्स कितने होंगे, जल्दी से बताओ। एक्सपेल्ड गैस कितनी होगी, दोनों फिगर्स को देख के बताओ। N1 minus N2। यस, वेरी गुड। तो ये हमको पता है। अब देखो, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ कितना होता है, 1 atm पी नॉट, कैसे लिखते हैं इसको, ये तो बाहर का भी वैसे ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो अभी भी कितना है, पी नॉट है, 1 atm ही है। तो बताओ पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पी नॉट भी वही है, वी भी वही है, N1 R और T1, ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। और यहाँ क्या बनेगी, P नॉट इंटू वी N2 R T2। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पे P नॉट V वाला लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, N1 R T1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, N2 R T2। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, N1 T1 इक्वल टू N2 T2। तो ये हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे किसके लिए, जब हमारा ओपन वेसल हो और उसके अंदर हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़े कि हम ओपन वेसल को हीट करते हैं, तो हीट करने पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक नया फॉर्मूला बनता है N1T1 इक्वल टू N2T2। ये नोट कर लिया सबने ऊपर का। बट सर जब वेसल ओपन है तो वो तो फिर भी सारा गैस बाहर चला जाएगा ना, तो हीट करने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो सुनो, जैसे तुम्हारे पास ग्लास रखा हो है, अब इसमें बताओ कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो बताओ एक ओपन ग्लास है, क्या इसमें कोई गैस नहीं होगी क्या, तुम्हारे पास ग्लास रखा है, क्या उसमें गैस नहीं होती है, नहीं सर, ऊपर चली जाएगी ना। नहीं उसमें गैस होती है। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि उसमें गैस होती है, देखो मैं समझाऊंगा एक्चुअली, अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले पूछ लेता हूँ सबसे। अगर मेरे पास एक टेबल है ना, इस तरीके से टेबल है, उस पर एक ग्लास रखा हुआ है ओपन, या बॉटल रखी है, और यहाँ पे एयर है हर जगह, तो बताओ ग्लास के अंदर एयर होगी कि नहीं होगी। यस सर सर। पर ग्लास के अंदर एयर आती जाती रहेगी ना यस सर, होगी। कांस्टेंट नहीं तो रहेगी। कांस्टेंट नहीं रहेगी मान लिया, लेकिन बताओ बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं। यस सर। तो अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है और एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं, हवा नहीं चल रही है, स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन एकदम बिल्कुल साइलेंट है, तो बताओ इसके अंदर एवरेज एयर का कुछ तो मास होगा, एयर रहेगी इसके अंदर। यस सर। यस क्या सर। क्या गैस उसमें से उड़ जाएगी, नहीं, जो एयर है वो गैस जो हल्की होती है वो उड़ती है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोला गया कि गैस बहुत हल्की है, गैस उड़ जाए, कुछ तो गैस इसके अंदर रहेगी, बिकॉज जो एटीएम प्रेशर लगा रहा है उसकी वजह से सब गैस कुछ नीचे भी रहेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फिनिश वजह में से। दी। ओके हाँ, सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से गैस क्या होगी, हमेशा नीचे धक्का मारेगी। कंटेनर में गैस होगी, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, इफ द प्रेशर इज 1 atm देन, पहले समझ लो इसको आर्यन, अगर हमारे पास, सुनो पहले सुनो, अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है तो गैस होगी कि नहीं होगी, यस होगी। क्यों होगी, बिकॉज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो गैस पे क्या मारता है, नीचे प्रेशर लगाता है, तो गैस तो होगी, उड़ेगी नहीं गैस, वैक्यूम नहीं होगा उसके अंदर, कुछ एयर के पार्टिकल्स तो होंगे उसके अंदर, कुछ तो उसके अंदर एयर होगी। लेकिन जब तुम उसको हीट करोगे तो क्या होगा, जो उसके अंदर की एयर है उसकी स्पीड्स बढ़ जाएंगी, जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं गैसेस की वो क्या होंगी, इंक्रीज होगी, और गैस उसमें से बाहर निकलने लगेगी। इससे क्या होगा, गैस एक्सपैल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर फिर भी कितना रहेगा, पी नॉट ही रहेगा, बिकॉज जब हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से उसका क्या बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो यहाँ पे गैस इतनी बची है, अब इसकी वजह से ही प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। तो इसलिए प्रेशर दोनों कंडीशन में सेम है। अगर प्रेशर सेम है तो बच्चों ये बताओ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देख के तुम्हें क्या समझ में आता है, N1T1 इक्वल टू कितना आएगा, N2T2 आएगा। जल्दी से इसको लिखें और फिर मैं इस पे प्रॉब्लम कराता हूँ, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा।
नोट इट डाउन। Yes, sir. सबका लिख यस दिया? सर हो गया ओके, वेरी सर गुड, वेरी डन गुड। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में इससे सवाल आते हैं, नीट में इससे सवाल आते हैं। क्या है क्वेश्चन? एन ओपन वेसल at 27 degree centigrade is heated until 3/5 of the air in it has been expelled। जो मैंने तुमको पढ़ाया है, मैंने उस पे ही सवाल दिया है, तो मैं तो ये मानूंगा कि मैक्सिमम बच्चे आंसर कर पाएंगे, assuming that the volume of the vessel remains constant। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? फाइंड, यहां लिखा है फाइंड। पहला चीज क्या फाइंड करनी है? द एयर escaped out, the air escaped out। जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है? द एयर escaped out if vessel is heated to, if vessel is heated to 900 केल्विन। कितने केल्विन तक उसको हीट करा हमने? 900 केल्विन तक। ठीक है। बी क्या है? टेम्परेचर at which half of the air escapes out। ये दो चीजें तुम्हें सॉल्व करनी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के देन यू हैव टू सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन थ्रोली, इसको पढ़ो, इसमें समझो क्या लिखा है। एक ओपन वेसल है, मैं तुमको टाइम देता हूँ 3 मिनट का, ठीक है? ओके, सबने लिखा? सो क्या आंसर आया? आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। टू बाई 3। वेरी गुड।
2/3 of the initial moles. Okay. And the answer, Sarvesh got the answer correct. Very good. I think you have done a decent job. आर्यन 216 केल्विन. आई थिंक आर्यन 216 कैसे आया ये अभी देखते हैं. वैसे गलत आंसर है ये, बट वी विल सी. An open vessel at 27 degrees centigrade is heated until 3/5 of air expelled. तो भाई ध्यान से देखना, फिगर वगैरह बनाने की जरूरत ज्यादा है नहीं, बट if you will want to draw, you can draw. Two by 3 moles of the initial moles. यहाँ पे पहले टेम्परेचर कितना है 20. इसको केल्विन में कन्वर्ट करा तो कितना आया 300 केल्विन हो गया. तो अब जो है यहाँ पे शुरू में जब इसको हमने हीट किया 3/5 ऑफ द एयर जो है इसके अंदर क्या होगा एक्सपेल्ड. 3/5 एयर जो है वो क्या हो चुकी है इसके अंदर से एक्सपेल्ड हो चुकी है. तो यहाँ पे N1 मान लिए हमने मोल्स. तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे जब इन्होंने लिखा है कि जो वेसल 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और यहाँ पे 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड, और इसकी एयर क्या हो गई है 3/5 एक्सपेल्ड हो गई है. तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि जो हमारे पास इनिशियल मोल्स थे अगर उसको हमने n मान लिया या n1 मान लिया, तो जो फाइनल मोल बचे हैं 3/5 एक्सपेल्ड होने के बाद वो कितने बचेंगे 2n/5. इनिशियल मोल्स कितने थे n1 और n2 कितना हो गया n1 माइनस n1 का 3/5, तो 2 into n1/5. ये हमारे 2n1/5 मोल्स बचे यहाँ पे. तो इसको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि किस टेम्परेचर तक हीट करने पे हमारे पास इतने मोल्स आएंगे. ये इसने क्वेश्चन एक स्किप कर दिया है. मान लिया वो टेम्परेचर T है तो क्या लगाएंगे n1 T1 इक्वल टू n2 T2. ये अलग से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में कमी है. ये सबसे पहले उसको यही पूछना चाहिए था कि 3/5 अगर उसको किया है तो कितना टेम्परेचर वहां पे रिलीज हुआ. n1 की वैल्यू ऐसे रखो, T1 कितना है 300 और जो n2 है वो कितना है 2n1/5 और T2 यहाँ से हमें निकालना है. n1 से n1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 150 आ गया और T2 कितना आ गया 750 केल्विन. पहली बात तो ये है कि जब ये इस कंडीशन में है तो यहाँ टेम्परेचर कितना है 750 केल्विन. बट इसने ये चीज नहीं पूछी. इसने क्या पूछा द एयर एस्केप्ड आउट इफ द वेसल इज हीटेड टू 900 केल्विन. उसने ये पूछ लिया है क्वेश्चन. तो हम फिर मान लेंगे इनिशियल जो है मोल्स वो n1 है क्वेश्चन नंबर A सॉल्व करने के लिए, और फाइनल जो मोल्स हैं वो कितने हैं n1 n2 मान लिए इसको. ठीक है, ये हमें अभी निकालने हैं. T1 कितना है हमारे पास 300 केल्विन है और T2 हमारे पास कितना है 900 केल्विन है. फिर से हम लगाएंगे n1 T1 इक्वल टू n2 T2. n1 कितना है बोलो बच्चों n1 ही है. T1 कितना है 300 है. n2 हमें n1 के टर्म्स में आ जाएगा और ये 900 है. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो n2 कितना आ गया n1/3. अगर फाइनल मोल्स n1/3 हैं, इनिशियल मोल्स n1 हैं, तो स्केप कितना हो गया, कितने मोल बाहर निकल गए. स्केप्ड मोल्स एट 900 केल्विन कितने हो जाएंगे बोलो, शुरू के मोल्स माइनस फाइनल मोल्स, दैट विल बी 2/3 ऑफ n1. यही आंसर तुम सबने बताया है. बट चूंकि इसने जो इनिशियली ये बात बोली थी इसका कोई यूज नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि ये अगर लिखा है तो उसको टेम्परेचर पूछना चाहिए था. तो वो टेम्परेचर कितना होगा 750 केल्विन. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज टेम्परेचर
टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द एयर स्केप्स आउट। बी क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। इनिशियल जो है मोल्स N1 है, इनिशियल टेम्परेचर 300 है और फाइनल मोल्स जो है वो कितने, हाफ रिलीज हुए तो हाफ बचे और T2 पूछा है। तो हम लगाएंगे N1 T1 इक्वल टू N2 T2। N1 की वैल्यू हम N1 पुट करेंगे, T1 की वैल्यू हम 300 पुट करेंगे, N2 हमारा N1/2 होगा और T2 मेरा T2 ही होगा। यहाँ से N1 सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू आएगी 600 केल्विन। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आया है इसके अंदर सॉल्व करने में, वो पूछ सकता है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये, क्योंकि इसके अंदर 3/5 जो दिया था उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। सो वी हैव टू ऑल्सो गिव द आंसर फॉर दैट कि अगर 3/5 जो है गैस बाहर गई है, 3/5 ऑफ द गैस बाहर अगर एक्सपेल हुई है तो बची कितनी गैस, 2/5। तो टेम्परेचर कितना किया होगा, तो टेम्परेचर कितना किया होगा 750 केल्विन। बट उसको पूछा नहीं उन्होंने, तो ये एक इनकी गलती रही है क्वेश्चन बनाने में। सो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार ए वाला पार्ट बता दोगे? यस यस, देखो क्या लिखा है, एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तुमको समझ में आ गया ओपन वेसल का प्रॉब्लम है। ओके गॉट इट। यस अब सर। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इनिशियल Yes. मोल्स मान लो N1 है और बोला है कि उसको हीट करा है 3/5 तक एक्सपेल्ड हुआ। अच्छा बताओ अगर 3/5 बाहर गई है तो अंदर कितनी बची है, 2/5। यहाँ Yes, देखो sir. साइड में ये N2 हो गए, N2 क्या हो गए 2/5 ऑफ द इनिशियल मोल्स N1। यहाँ से हमें पता चल जाएगा किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा। तो हम लिखेंगे ये टेम्परेचर मान लिया T है, T2 है, यहाँ T2 कर लो, ये मान लिया T2 टेम्परेचर है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे N1 T1 इक्वल टू N2 T2। तो T2 कितना निकला 750 केल्विन। बट ये क्वेश्चन में कहीं पे पूछा नहीं है। अगर पूछता ये किस टेम्परेचर पे होगा, एट विच टेम्परेचर दिस विल हैपन, तो कितना आंसर आता बोलो बोलो 750. 750। ये क्वेश्चन इन्होंने 750 केल्विन। हाँ इसको छोड़ देते 750. हैं, नहीं पूछा कोई बात नहीं। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर ए, द एयर स्केप्ड आउट इफ वेसल इज हीटेड टू 900 केल्विन। तो बोला कि 900 केल्विन तक अगर हीट करा तो क्या होगा। तो मान लिए कि N2 मोल फाइनली हो गए। कितने मोल्स हो गए फाइनली, स्केप्ड वाले नहीं निकलते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूले से क्या निकलते हैं, इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स। अगर किसी को इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल बचे पता है तो बताओ स्केप्ड मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल मोल्स माइनस फाइनल मोल्स। ये सबको समझ में आ रहा है, अभी समझाया Yes, था। sir. तो हमने दिया हुआ है N1 कितनी वैल्यू दी है, N1 ही ये मान लिया उसको। T1 कितना है 300 केल्विन Yes, और sir. N2 कितना है क्वेश्चन मार्क मान लिया, नहीं पता ना। हाँ. T2 900 सॉल्व करा तो कितना आया N1/3। अगर मोल्स इनिशियल N1 थे फाइनली N1/3 हैं तो बताओ स्केप कितने हुए, कितने स्केप हुए बोलो, 2/3. N1/3 दैट इज Minus 2/3। initial minus final. Yes. हाँ ये माइनस करने से आ गया। Yes, sir. समझा सर. अब इस तरीके से दूसरा वाला इक्वेशन भी लगाना है। उसमें पूछ रहा है अगर हाफ मोल स्केप हुए, अगर हाफ स्केप हुए तो बताओ कितने बचे फिर। अगर हाफ स्केप हुए तो अंदर कितने बचे, N1 थे, N1/2 बाहर अगर गए तो अंदर कितने बचे N1/2। तो यहाँ से फिर सॉल्व कर लिया, 600 केल्विन आ गया। सबको समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में आएगा। Yes, sir. सर ऊपर वाला दिखाओ। ऊपर वाला लिखना है, ओके वेरी गुड। तो जहां से लिखना है बताओ मुझे। सर थोड़ा नीचे। ओके थोड़ा नीचे कर देंगे। हो गया। सर एक डाउट था। यस यस यस। सर आपने वो जो ए पार्ट किया उसके ऊपर स्टार्टिंग में आपने वो N2 कैसे फाइंड किया है? ये वाला N2 ये ए पार्ट में, नहीं सर उसके ऊपर। अच्छा ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे ये पूछ रहे हो ना, इस पार्ट का। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो
N2 क्या दिया हुआ है 2N1/5, कैसे निकाला देखो क्या लिखा हुआ है 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड। तो कितनी एयर चली गई बाहर 3/5, पहले कितनी थी हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? शायद सर का नेटवर्क इशू है। सर लेफ्ट हुए शायद। काय समझ में आ गया? हेलो हेलो सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं हेलो? सर सर ब्रेक हो आपने रही वो है। एक्सप्लेन किया वो सुनाई सर नहीं ब्रेक हो दिया। रही है आपकी आवाज। नहीं आ रही है। सबको आ रही मेरी आवाज? यस सर। सर अब आ रही है, वो आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब आवाज ही नहीं आई। तो सुनो फिर से, इनिशियल मोल्स कितने दिए थे N1, सर फिर से आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। इनिशियल 3/5 कितने हेलो 3/5, तो बचे कितने सर 2/5। अगर इनिशियल N1 है और उसमें से 2/5 रिमूव हो गए तो कितने बचे बोलो? अगर N1 इनिशियल मोल्स हैं उसमें से 3/5 मोल्स रिमूव कर दिए तो बचे कितने 2/5। 2/5 2/5। यही लिख दिया है, N2 आ गया, N2 की वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर लिया। ओके यस सर। तो ये याद रखना। सर ऊपर करो ना। आगे बढ़ जाए, किसी को प्रॉब्लम? देखो नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड गैस डेंसिटीज गैस डेंसिटीज को रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? रो से। मॉलिक्यूलर मास को किससे लिखते हैं? एम से, कैपिटल एम से। तो अब तुमको ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक्चुअल डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, सबको पढ़ा चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट में। सबको याद है? हाँ सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो पीवी इक्वल टू क्या होती है? एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन की जगह क्या लिख सकते हो? मास अपॉन मोलर मास। डब्ल्यू क्या है बोलो? मास ऑफ द गैस। एम क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस। अच्छा, मैं अभी वॉल्यूम को उधर ले जाता हूँ, एम को इधर ला। डेंसिटी को यहाँ आवाज फिर से कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही। डेंसिटी, मास कितना है? डब्ल्यू। मास हमें दिया है और मोलर मास हमें पता है, उसको उधर ले गए तो मोल्स की जगह पे लिख सर दिया आपका मास। आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरी आवाज आ ही नहीं रही कि ब्रेक हो रही, कैसा हो रहा है? सर। बीच सर बीच में बीच आ रही बीच है। में ब्रेक हो रही है, बहुत अच्छा, ब्रेक हो रही है। अभी ब्रेक हो रही कि पहले से हो रही? स्टार्ट किया अभी 2-4 मिनट में? यस सर, अभी हाँ 3-4 मिनट पहले। सर जब आप वापस रिकनेक्ट हुए ना तब से जरा थोड़ी थोड़ी हो रही है बीच बीच में। तो उसके पहले सही था ना? पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी? यस सर, पहले थोड़ा की प्रॉब्लम थी थोड़ी। अच्छा, पहले भी प्रॉब्लम थी थोड़ी। अच्छा ठीक है, अभी ट्राई करो कैसे होता है, तो फिर से मैं एक बार लॉगिन करूंगा, तो रिज्वाइन करना पड़ेगा तब सही होगा। देखो, क्योंकि ये कनेक्शन प्रॉब्लम होता है इसके जूम के कनेक्शंस में, इसको बहुत स्टेबल होना पड़ता है तब जाके होता है। बैंडविड्थ से ज़्यादा इसका कोई मतलब है नहीं वैसे, क्योंकि बाकी चीज़ों में बैंडविड्थ अच्छी आती है। सिर्फ जो है ये जूम के जो वायर्स वगैरह है इस प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अच्छा, ये कितने लोग को पता है सर, आप डेंसिटी? वापस बता सकते हो? हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या लिखा है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। मास को मान लिया W और मोलर मास को मान लिया M। यहाँ तक समझ में आया? इस M को उधर ले गए लेफ्ट साइड में तो PM हो गया, और W अपॉन VRT करके लिख लिया। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास गिवन है, वॉल्यूम भी हमारे पास है, तो PM जो है क्या हो जाएगा? रो RT। यहाँ तक समझा? यहाँ से रो कितना आएगा? PM बाई RT। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सर, वो मास अपॉन वॉल्यूम के आगे क्या लिखा है? ओके, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, ये रो W ही याद अपॉन रख। V। ओके सर, वेट अपॉन वॉल्यूम नहीं समझे सर। हाँ, वो वो से भी लिख सकते हो, यस यस, ऐसे भी कर सकते हो कि भाई PM बाई RT तो होता ही है एक फॉर्मूला, और रो इक्वल टू W बाई वॉल्यूम ये भी होता ही है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो। बट ये फॉर्मूला एक्चुअली हमको याद रहता है हमेशा, तो ऐसा नहीं हो कि इसको भूल जाओ, ये तो बाय डिफॉल्ट याद है ना। यस सर। ओके, अच्छा, इफ देयर आर two gases at different temperatures T1 and T2, then ratio of their densities क्या होगा? ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू, प्रेशर भी अलग ही कर लेते हैं, P1 M1 अपॉन RT1 इज इक्वल टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, प्रेशर भी अलग ही हैं, ऑल्सो डिफरेंट प्रेशर्स। अच्छा, P2 M2 अपॉन R T2, R से R कैंसिल हो जाएगा, ρ1 अपॉन ρ2 लिख लो, P1 M1 अपॉन P2 M2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? T2 अपॉन T1। किसी को डाउट यहाँ तक समझने में? मतलब दो गैसेस हैं, उनका हमारे पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, तो हम ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? यस सर। बहुत ज्यादा यस सर। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल। सर ऊपर का लिखना है क्या? हाँ सर। अच्छा, ये रिलेशन वाला नहीं लिखा है क्या? नीचे सर, ये आज की स्लाइड्स आप शेयर करोगे?
यस यस, लास्ट क्लास की नहीं की थी क्या? सर पता नहीं। आज की करेंगे। ओके सर। सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कब होगी? लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो आज से लेके कल तक, कल आफ्टरनून तक हो जाएगी। ओके। सर 5th की नहीं हुई थी। 5th की नहीं हुई थी क्या? हाँ सर 5th की नहीं हुई थी। अच्छा चलो, मैं पूछता हूँ मैम से, फिर करवा देंगे। सर नीचे लीजिए ना। हाँ सर यस। सर आपने इधर T1/T2 लिखा था ना जब आपने R कट किया, तो फिर अभी आपने T2/T1 से ये तो R कट किया ना, तो T2 ऊपर चला जाएगा। देखो ये वाला, देखो P1 M1 अपॉन में है ना, ये अपॉन में, समझ में आया? ओके, मतलब P1 M1 अपॉन R T1 ऐसा था। हाँ, तो ये नीचे आएगा, वो ऊपर जाएगा। अपॉन में है, पूरा अपॉन में है। ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना ऊपर, ये यहाँ से उठाया था। तो ये रेशियो है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये उसका रेशियो का फॉर्मूला बनाया है। सर तो फॉर्मूला PM/RT था। हाँ, उतना ही फॉर्मूला था, रो इक्वल टू PM/RT। ओके सर। चलो अच्छा, at constant pressure and temperature क्या हो जाएगा? ρ1/ρ2 क्या हो जाएगा? M1/M2। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी ρ1/ρ2, वो क्या हो जाएगी? हमारी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। रेशियो से हम लोग क्या निकाल देंगे? रिलेटिव डेंसिटी निकाल देंगे। इट इज कॉल्ड RD, डेंसिटी ऑफ गैस 1 with respect to density of gas 2। ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये यूनिटलेस होगा। कैसा होगा? यूनिटलेस। एंड इफ the reference gas, if the reference gas that is gas 2 is hydrogen gas, is H2, then is H2, यहाँ पे ब्रैकेट लगना है, is H2, then it is called, क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी बताओ। हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में डेंसिटी को क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। यस, वेरी गुड। इट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ρ1/ρH2, मतलब क्या होगा? M1/MH2, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं? वेपर डेंसिटी इक्वल टू ρ1 मतलब कोई गैस है, रो गैस अपॉन 2। कितने लोग को ये फॉर्मूला पहले से याद है? सबको याद है ना? यस सर। वेरी गुड। इसको भी नोट करें। तो मैंने तुमको बोला था कि ये फॉर्मूला अभी याद कर लो। उस दिन बोला था ना, बोला था जब गैसेस स्टार्ट होगा तो उसमें समझ आ जाएगा। सबको बोला था मैंने, और शायद मैंने वहां पे भी प्रूफ करा दिया था। यस सर, वो मोलर मास ऑफ H2।
केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि हम एक चीज का एक ही जगह यूज करें। जो रो है इसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। रो को हम लोग अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, डेंसिटी के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है कि फिजिक्स में यूज कर रहे हैं या केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं। फिजिक्स में रो का मतलब जो है रेजिस्टिविटी है। चैप्टर वाइज भी होता है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा वहां पे रो, वहां पे भी रेजिस्टिविटी है, और यहाँ पे जो रो है ये डेंसिटी है। तो ये हम लोग प्रॉपर चैप्टर वाइज समझ जाते हैं कब क्या है। और क्वेश्चन में कभी भी दिया होगा तो उसके बारे में लिखा होगा कि ये क्यों यूज करें। सबका हो गया ये? यस सर। यस सर। ओके। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ratios of densities of hydrogen and oxygen at 27 degrees centigrade and 327 degrees centigrade respectively at same pressure. जल्दी से बताएं। जल्दी से बताइए क्या आंसर है। तो हमें बस रेशियो निकालना है ρ1/ρ2 का। Answers please. देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सॉल्यूशन करेंगे हम। अगर अभी नया नया हो तुम लोग तो ऐसे लिख सकते हो। मान लो हाइड्रोजन जो पहले दिया है वो गैस 1 हो गया, तो गैस 1 हमारी क्या हो गई H2, और गैस 2 हमारी क्या हो गई O2। तो मोलर मास ऑफ गैस 1 कितना हो गया 2, टेम्परेचर कितना हो गया 300, M2 कितना है, मोलर मास कितना है 600, और T2 कितना है, T2 है, और M2 कितना है 32। तो फॉर्मूला क्या है ρ1/ρ2 इक्वल टू क्या है Pm/RT होता है। तो P1m1/RT1। तो अगर ये प्रेशर जो है ये हमारे सेम है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं Pm1/RT1 Pm2/RT2। पूरा फॉर्मूला वो याद नहीं रहता है तो हम हर बार इसी को यूज करेंगे। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो केवल एक रिलेशन सिखा दिया है।
तो क्या आएगा m1 अपॉन m2 इंटू T2 अपॉन T1। m1 कितना है बोलो 2, m2 कितना है 32, T2 कितना है 600, m2 कितना है 300। तो 4 8 जा 1:8 का आंसर आएगा। तो 1:8 RN is correct, Veena is correct, Prathame please check your answer, Nishigandha please check your answer, RA is correct। मला पढ़ सकते ना। तो एक बार चेक कर लो बच्चों जिसको डाउट। सर मैंने T1/T2 लिया था। ओ नहीं T2/T1 ही लेना है। ओके यस RN का करेक्ट है, RN इज करेक्ट। सर हमेशा T2/T1 ही लेना है। नहीं ये अपने आप फॉर्मूले में आ रहा है ना, है ना, समझे बच्चे। ये ऐसा कोई ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों लेना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये PM/RT है ना। तो जब ये डिवाइड में जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये अपने आप T2 पर आएगा, ठीक है। ओके सर समझा। T2 ऊपर चला जाता है। सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, यस वेरी गुड। मान लो हमारे पास एक कोई कंटेनर है और इसमें गैस 1 है, इसमें गैस 2 है, इसके N1 मोल्स हैं, इसके N2 मोल्स हैं। गैस 1 का मोलर मास M1 है, गैस 2 का मोलर मास M2 है। तो इसका हमें निकालना है इफेक्टिव मोलर मास या एवरेज मोलर मास। क्या निकालना है? एवरेज मोलर मास ऑफ द mixture of gases, or you can say average molar mass of the mixture, ये निकालना है हमें। तो जाहिर सी बात है एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, हमें पता है मोल्स क्या होते हैं। मोल्स N = मास अपॉन मोलर मास, या मोलर मास लिख सकते हो। क्या होता है मोलर मास? क्या आएगा? मास अपॉन मोल्स। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? तो थोड़ा ऊपर लो ना। कहाँ पे? कौन सा वाला? क्वेश्चन वाला क्या? नहीं सर, हेडिंग वाला। ओके ठीक है, हेडिंग लिखी हुई है, इसको नोट कर लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एवरेज मोलर मास, जैसे कि वहां पे निकालते हैं ना आइसोटोप वाले में, वैसे ही एवरेज निकालना है। एवरेज मोलर मास = क्या होगा? टोटल मास ऑफ द गैसेस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द गैसेस। ये फॉर्मूला बनेगा। सारी गैसेस का मास निकालना है और सारी गैसेस के मोल से डिवाइड कर देना है। तो चूंकि गैस का मास हमें डायरेक्टली पता नहीं है, हमें गैस का क्या दिया है? मोलर मास और मोल्स। तो हम गैस के मोल्स से उसका मास निकाल लेंगे। तो M1 गैस का मास कितना आएगा? मोलर मास इंटू मोल्स। दूसरी जो गैस है उसका मास कितना आएगा? मोलर मास इंटू मोल्स। और नीचे कितना है? ये फॉर्मूला बन जाएगा M एवरेज का। किसका बन जाएगा? M एवरेज का। इस फॉर्मूले से ही हम लोग एयर की डेंसिटी, एयर का मोलर मास निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? एयर का मोलर मास कितना होता है, एयर की डेंसिटी कितनी होती है। क्योंकि एयर क्या है? एक गैस नहीं है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज मोलर मास। फॉर दैट हमें क्या करना होता है? टोटल मास ऑफ द गैस सैंपल निकालना होता है और टोटल मोल्स जो होते हैं गैस के सैंपल में उनसे डिवाइड करना होता है, तब जाकर के हमें एवरेज मोलर मास मिल जाता है। सबने नोट करा ये?
सर थोड़ा नीचे ले सकते हैं? कितने लोग को ये फॉर्मूला रट गया, जल्दी बताओ मुझे। m1n1 प्लस m2n2 प्लस n1 प्लस n2। अगर बताओ ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं, अगर बहुत सारी गैसेस हैं तो क्या करोगे, आगे तक फॉर्मूला बढ़ा दोगे, है ना। इफ देयर आर n गैसेस, कितनी गैसेस हैं, n गैसेस हैं, तो क्या होगा, m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 प्लस डॉट 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 सारी गैसेस ऐड करते जाओ अपॉन सारी गैसेस का नीचे मोल्स को ऐड करते जाओ, ठीक है। मतलब 10 गैसेस है तो 10 गैसेस के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। अगर 5 गैसेस हैं तो 5 गैसेस के लिए फॉर्मूला लगाना है। सबको समझ आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन दे दूं इस पे, एक क्वेश्चन ले लो, सॉल्व करो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, थोड़ा सा बाकी है। फाइंड the average molar mass of a mixture of 20 gram helium and 6 gram H2 gas. सबने लिखा? क्या आंसर आएगा? .24। देखो पहले क्या करेंगे, मोल्स ऑफ हीलियम निकालेंगे। मोल्स ऑफ हीलियम कितने आएंगे, 20/4 5 गैस 1 के मोल्स। मोल्स ऑफ H2 कितने आएंगे बताओ, 3, बिकॉज मोलर मास पता है इसका, मोलर मास हीलियम का कितना है, 4। मोलर मास ऑफ H2 कितना है, 2। आप फॉर्मूला लगाएंगे m एवरेज का। m एवरेज का फॉर्मूला क्या बोलता है, N1 मतलब हीलियम जो है इसके मोल्स इंटू इसका मोलर मास प्लस हाइड्रोजन के मोल्स इंटू इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हुए, 6।
सॉरी 8। हाँ 20 + 6 और डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा ये सॉल्व करके? 20 बचेगा, ऐसा कुछ आएगा। 3.25। देखो तुम लोगों ने कहाँ पे गलतियां की, एक बार समझो। ये हमारा M1 है, ये हमारा क्या है N1, सॉरी ये हमारा क्या है M1, ये हमारा क्या है N2, ये हमारा क्या है M2। फॉर्मूले में डालना है, फॉर्मूले में डालना है। सबका नोट हो गया, आगे बढ़ा दूं? यस सर। Find the molar mass of air which contains % थोड़ा सा इसको तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, ठीक है? यूनिटलेस होगा क्या? यस, एम एवरेज इज नॉट यूनिटलेस, इट इज, इसमें यूनिट नहीं लिखी जाती, बट इसका मतलब यही होता है। एम एवरेज का मतलब है इतने ग्राम पर मोल, पर मोल का मास इतना ग्राम होगा। तो यूनिट लिख सकते हो, यस वेरी गुड, यूनिट लिख सकते हो, एमयू लिख सकते हो, ग्राम पर मोल लिख सकते हो। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर कहीं पे लिखा हो % बाय वॉल्यूम और % बाय मोल, वो एक ही चीज होती है, क्योंकि हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है nRT, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या है N, तो % बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू % बाय मोल्स फॉर अ गिवन सैंपल। क्योंकि जो वॉल्यूम है अगर वो बढ़ेगा तो मोल्स भी बढ़ेंगे गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, बट अगर % बाय मास दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू % बाय मोल्स बाय डिवाइडिंग विद मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड करके हमें चेंज करना पड़ता है। बट देखो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में दिया है, मतलब ये मोल्स दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए मोल्स। अगर टोटल 100 मोल्स हैं तो 80 मोल किसके N2 के और 20 मोल किसके O2 के। तो ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। यू हैव टू टेक 100 टोटल मोल्स
तो 100 में 80 मोल्स किसके होंगे? नाइट्रोजन के होंगे, 20 मोल किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। देन यू हैव टू सॉल्व। So answers are coming. So first one is Rn. P is constant. Rn. What do you mean by P in constant? In this, yes. Pressure is constant. No problem. Because जो हमारा एयर है उसका प्रेशर तो 1 atm है, वहां प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. Rn. Yes. We can assume. So परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से 80 है. परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से कितना है? तो डायरेक्ट एम एवरेज निकालो. टोटल मास, टोटल मोल्स, टोटल मास कितना होगा? 80 इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 प्लस 20 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मोल्स कितने हैं? 80 प्लस 20. परसेंटेज का मतलब बच्चों समझते हो ना? 80 प्लस 20 नीचे है. I will check why 14.4. What is the reason behind that? And area is 31.2. We will see how it is coming. Maybe some. $64, 6 बचेगा, 16 और 6 22 हो जाएगा. तो 4 4 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा. So that will be equal to 28.8. Got it? That is ग्राम पर मोल. मतलब जो एवरेज मोलर मास आता है ना वो दोनों के बीच का आता है हमेशा. अगर हमारी ये गैस ऑक्सीजन है, एक गैस नाइट्रोजन है, तो इसका मोलर मास कितना होता है बताओ? 32. इसका मोलर मास कितना होता है? 28. अब नाइट्रोजन चूंकि ज्यादा है, 70% है, यहाँ पे 80% सॉरी है, और ऑक्सीजन सिर्फ 20% है, तो ज्यादा किसकी तरफ होगा? शिफ्टिंग किसकी तरफ ज्यादा होगी? इसकी तरफ शिफ्टिंग ज्यादा होगी, है ना? इसीलिए आंसर कितना आ रहा है हमारा? 28.8. एवरेज में यही तो होता है. मान लो क्लास में है, क्लास में जो है 10 बच्चे हैं ना, उनका अलग अलग वेट है. एक का 100 किलो है, मतलब जो कि नॉर्मली नहीं पॉसिबल है, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ. एक का 90 है, एक का 80 है, और फिर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है. तो देखना, चूंकि ये वेट बहुत ज्यादा है, तो जब एवरेज निकालेंगे तो इस तरफ आएगा वेट, इनके बीच में ही कहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर इधर कैरी करेगा. तो अगर दो चीजों के बीच में हमें कुछ एवरेज निकालना है तो उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है जिसका कि वेटेज ज्यादा है. तो N2 80% है, इसलिए सारा इसकी तरफ क्रेडिट आ रहा है, बट आएगा दोनों के बीच में हमेशा. सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये कोई डाउट?
आगे बढ़ जाऊं मैं? यस सर। ओके, यस सर। कैसे भी सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व करो, जो बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी जल्दी सॉल्व करो उतना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है, कहाँ चला गया ये, इसका साइज देखना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। तो याद रखेंगे, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, द टोटल प्रेशर ऑफ, वैसे इसमें टेम्परेचर की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा भी तो सबका ही प्रेशर बढ़ेगा और फिर सबका एडिशन भी क्या आएगा, सेम। तो अगर हम लोग टेम्परेचर भी नहीं लिखते कोई जरूरत नहीं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है, टेम्परेचर वहां पे एक जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। मान लो जैसे फर्ज करो, आज मेरा टेम्परेचर जो है पर्टिकुलर गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 27 ही वो होगा। फिर अगर 35 डिग्री की है तो फिर 35 होगा। जिस समय की प्रेशर की बात करोगे उस समय तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। वो गैस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गैस रिएक्ट करेंगी तो कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर वो वैलिड नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि तुमने पढ़ा है पिछले मोल कॉन्सेप्ट में, रिएक्शन गैसेस के बीच में भी होती है, तो कैसी गैसेस लेनी, नॉन रिएक्टिंग। तो क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू दी sum of partial pressure of all the gases, equal to the sum of partial pressures of all the gases present in the mixture, present in the mixture। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो यहाँ पे 20 लीटर का कंटेनर है, इसमें 3 गैसेस हैं, गैस 1, गैस 2, गैस 3। इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P3 है। ये गैसेस कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग। तो बताओ डाल्टन्स के लॉ से P टोटल कितना होगा, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द प्रेशर टोटल if the individual pressure is P1, P2 and P3, जल्दी बताओ। P1 plus P2 plus P3। यस, Sum of all pressure। यस, वेरी गुड, ऐसे आ जाएगा। तो इतना सा डाल्टन का लॉ है, तो कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना आसान है तुम्हारे लिए। लेकिन बताओ हर एक गैस के लिए वॉल्यूम कितना रहेगा, V रहेगा, बिकॉज जो गैस है वो हर जगह क्या कर सकती है, घूम सकती है। जो फ्री स्पेस अवेलेबल है गैस के लिए, जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस जगह गैस घूम जाती है, घूम पाती है, तो जो PV इक्वल टू nRT में वॉल्यूम यूज किया जाएगा वो हर एक गैस के लिए क्या होगा, V। चाहे हम सिंगल गैस लें या टोटल गैस लें, कभी भी हम गैस को यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन को, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम। तो हमारे पास ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसके लिए वैलिड है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। ऐसी गैसेस के लिए ही यूज कर पाएंगे जो गैसेस आपस में रिएक्ट ना करती हो। इसको लिख लिया सबने, जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है मुझे। यस सर। स्क्रॉल आर्यन का नहीं लिखा है, अरे जल्दी लिखो। यस सर। So you have to write it and तुम्हारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। कल तक तुम्हारे लेक्चर नंबर, मतलब जो 5th डेट का है, 5 तारीख का, वो भी अपलोड होगा, बाकी भी अपलोड होंगे। ओके,
चलो, मुझे लगता है सबने लिख लिया है। इसके ऊपर हम लोग और बात करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है। फॉर गैस 1, अब हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। फॉर गैस 1 क्या लिखेंगे? गैस 1 के लिए क्या लिखेंगे बोलो? PV इक्वल टू nRT, तो क्या लिखेंगे? P1 इंटू V इक्वल टू N1RT। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? T है। मोल्स ऑफ गैस 1 कितने हैं? वेयर N1 क्या है? यहाँ पे हम लोग साइड में लिख सकते हैं, रुको। इसके मोल्स कितने हैं? N1। इसके मोल्स कितने? N2। इसके मोल्स कितने? N3। टेम्परेचर कितना है? T है। टेम्परेचर तो भाई एक साथ ही टेम्परेचर बदलेगा। जब गैस तुमने कंटेनर में लिए तो कोई भी टेम्परेचर होगा वो तीनों गैसेस के लिए कैसा होगा? सेम होगा। दैट इज नो डाउट, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये P1V इक्वल टू P1V इक्वल टू N1RT, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फॉर सर मतलब B और T सेम रहेगा क्या हमेशा? हाँ, हमेशा, क्योंकि भाई हमारा जो कंटेनर है बोलो, उसका वॉल्यूम तो उतना ही रखा ना तुमने, उसको तो बदला नहीं। जब बदलेगा तो देखेंगे, अभी तो नहीं बदला। टेम्परेचर भी क्या रखा? सेम, तो सेम है हमारे पास इक्वेशन। तो PV इक्वल टू nRT है, उसमें पुट कर दिया। अच्छा, फॉर टोटल गैस क्या लिखेंगे? टोटल गैस का प्रेशर कितना है बोलो? P1 plus P2 plus P3। उसको हमने क्या लिखा था? P टोटल। उसको हमने क्या लिखा था? P टोटल। क्या लिखा था उसको? और वॉल्यूम V है, और टोटल मोल्स कितने हैं? N टोटल कितने हैं? बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में? नो सर। नो सर। ओके, अब क्या कर देंगे? डिवाइड 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे P1V अपॉन P टोटल, सॉरी V1 नहीं है, V है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है। N1 अपॉन N टोटल, और RT कैंसिल आउट हो जाएगा। RT क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहां से बताओ, P1 V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 कितना आएगा? N1 अपॉन N टोटल इंटू P टोटल। यहां तक समझ में आ गया? देखो यहां तक बताओ, पहले देखो जल्दी से। डिवाइड करना कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं डिवाइड करने में? यस सर। ओके, अब देखो N टोटल की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। इंटू क्या लिख सकते हैं? P टोटल। अच्छा, इसी को मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू P टोटल। तो हम क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू P टोटल। बताओ, कोई दिक्कत? तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। सिमिलरली बताओ क्या आएगा? किसी भी गैस के लिए सेम आएगा, कोई भी गैस हो। मोल फ्रैक्शन गैस का निकालो, इनटू P टोटल कर लो। सबने लिख लिया ये? यस सर। कहाँ से लिखना यस बाकी? सर। बच्चे का कुछ लिखना बाकी है? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। एनीवन रिमेनिंग? तो आज हमने दो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ी। ओके, एवरीवन गॉट इट। सो फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा, इस फॉर्मूले को बदल के एक और तरीके से लिखा जाता है। वो क्या फॉर्मूले का तरीका है? पहले ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। P गैस क्या होगा? X गैस इंटू P टोटल। ये तरीका याद रखो, नीचे वाला याद रखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
सर वो थोड़ा थोड़ा ऊपर। सर मतलब वो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल और P गैस इज इक्वल टू x गैस इंटू पी टोटल, वो एक ही है ना सर? ये x1 है, ये इंटू लिखा है, ये एक ही चीज है ना। x1 मतलब मोल एक ही है ना फ्रैक्शन। सर वो? हाँ एक है, 1 है। गैस नहीं 1 नहीं, मतलब मेरा सर बोलने का ये मतलब था कि दोनों सेम ही फॉर्मूला है ना, कि कुछ सेम इसमें फॉर्मूला, डिफरेंस तो नहीं है? सारे सेम है, सारे सेम, बस लिखने का तरीका अलग है। ओके सर। और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या करें बताओ? सबका ऊपर देखना है, किसी को क्या देखना था बोलो? इसमें बहुत कुछ बचा है बच्चे, अभी अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, इसमें बचा है। अब 10 मिनट बचे हैं, नया टॉपिक कोई स्टार्ट नहीं हो सकता, बट इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ करा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बहुत तरीके क्वेश्चन बनते हैं इस पे, बट मैं और समझाऊंगा। फर्स्ट यू हैव टू समझना है तुम्हें। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास 3 कलर की गैसेस हों, एक मतलब ब्लू कलर की गैस है, ध्यान से, एक मान लो हमारे पास दूसरी गैस है, कोई ये गैस है, ठीक है। ऐसे गैस तो कहीं भी घूम सकती है, बट मैंने एक इसका स्क्रीनशॉट लिया है, गैस का स्नैपशॉट। ये गैस का क्या है? स्नैपशॉट। गैस का ये स्नैपशॉट लिया जा रहा है। अच्छा बताओ, पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआर? तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एन? कितने लोग को ये समझ में आता है? यस समझ में आ सर। रहा है? पी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एन, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ, जो वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल के लिए वो कितना अवेलेबल है पूरा? किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम कितना अवेलेबल है? वी, समझ में आ गया? यस सर। लेकिन एक एक चीज बोलने के लिए, ये एक ऐसे बोल सकते हो, ये एक टर्मिनोलॉजी है या एक केमिस्ट्री का टर्म है। जो मोल फ्रैक्शन है उसको वॉल्यूम फ्रैक्शन के बराबर माना जाता है। ये माना जाता है कि हम जिस भी टाइम स्क्रीनशॉट लेंगे, स्नैपशॉट लेंगे, उस समय जिस गैस का मोल्स ज्यादा होगा उसने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तो इसके अकॉर्डिंग N1 होगा, इसके अकॉर्डिंग N2 होगा, इसके अकॉर्डिंग N3 होगा। मतलब जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उस गैस का वॉल्यूम फ्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। जिस गैस का वॉल्यूम फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। बट जब पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी लिखेंगे तो पूरा ही लिखेंगे, बिकॉज ये जो रेड मॉलिक्यूल है ना, ये हर जगह जा सकता है। ये जो ग्रीन मॉलिक्यूल है, सॉरी ग्रीन नहीं, ये जो पर्पल मॉलिक्यूल है ये भी हर जगह जा सकता है, और ये जो ब्लू वाला है ये भी हर जगह जा सकता है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझो इसको। सबको समझ में आया? भाई मूवमेंट करने के लिए तो पूरा बक्सा अवेलेबल है ना। जैसे तुमने क्या है, एक तुम्हारे पास रूम था, एक रूम था, उसमें तुमने एक परफ्यूम खोला, परफ्यूम खोला, इसकी स्मेल भी जाएगी सब कहीं, है ना? ये स्मेल सब कहीं जाएगी, तो ये हर जगह घूम सकती पूरे रूम में। फिर एक बच्चा इधर से कोई यहाँ से कुछ बढ़िया चीज लाता है खाने वाली, इसकी स्मेल जाएगी, तो पूरे कमरे में दोनों स्मेल है। ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है कि नहीं इसकी आएगी इसकी नहीं आएगी, दो है तो नहीं आएगी, नहीं सबकी आएगी। और ह्यूमंस जो है आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ किसकी स्मेल है। तो घूमने के लिए तो पूरा अवेलेबल है, लेकिन जो अमाउंट जिसका ज्यादा होगा उसकी स्मेल ज्यादा होगी, क्योंकि उसका गैस का अमाउंट ज्यादा होगा। अवेलेबल पूरा है लेकिन जिसके मोल ज्यादा होंगे वो जगह ज्यादा ऑक्युपाई करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि ये अपनी लोकेशन बदलता है, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो ये मूवमेंट करने के लिए तो सारी जगह। बट अगर स्नैपशॉट लो, उस स्नैपशॉट में जिसके ज्यादा अमाउंट होंगे, जिसके ज्यादा मोल्स होंगे, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग कहीं कहीं क्या लिखा पाते हैं कि जो पी गैस है उसको ऐसे भी लिखते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। कितने लोग को ये फॉर्मूला नीचे वाला समझ में आ गया? मोल फ्रैक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम फ्रैक्शन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू पी टोटल।
ये याद रखना है। तो कुछ भी नोट करना है इसमें से नोट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट्स। बताओ बच्चों, एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. Okay, now the question is there. Find the सर total pressure. हाँ बोलो इसमें बोलो। गैस की जो डेंसिटी होती है उसका हाँ कोई रोल ऐसा प्ले नहीं होता है, मतलब हाँ बोलो। डेंसिटी का भी कुछ काम होगा ना? डेंसिटी का काम ये होगा क्योंकि भाई जो मिक्सचर है ना उसकी पूरे की डेंसिटी आएगी रो मिक्सचर, तो वो क्या होगी m मिक्सचर अपॉन 2 आएगा। ओके सर। m मिक्सचर कैसे निकालोगे, सिखाया अभी m एवरेज निकालना। हाँ सर। बस हो गया, मतलब डेंसिटी मिक्स होगी, मिक्स बीच की होगी ना। ओके सर। सर पर मतलब अलग अलग डेंसिटी के रखे तो फिर भी एवरेज लेना पड़ेगा, अलग अलग डेंसिटी होती है। O2 की डेंसिटी अलग होती है, N2 की अलग होती है, H2 की अलग होती है। बताओ तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? O2 N2 H2 में O2 की होगी, सबसे कम किसकी होगी? H2 की, और बीच की किसकी होगी? N2 की। समझ में आया? हाँ सर। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा, बीच में आएगा, क्या आएगा इसका? एवरेज आएगा। क्या आएगा? एवरेज। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना, रो मिक्सचर क्या होता है? m मिक्सचर अपॉन 2 लिख सकते हो अगर वेपर डेंसिटी निकाल ले हो, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर VD कर सकते हो इसको, क्योंकि अगर किसी और के रिलेशन में है तो फिर वो गैस लेनी पड़ेगी, बट ज्यादातर किसके रिलेशन में होती है? बोलो, हाइड्रोजन के, तो वेपर डेंसिटी बोलते हैं उसको m मिक्सचर अपॉन 2। समझ में आ गया? यस सर। ऐसे याद रखना है। अब बाकी अगर तुम्हें फॉर्मूला लगा के ही निकालना है तो फिर रो मिक्सचर क्या हो जाएगा? P इंटू एम मिक्सचर अपॉन RT। तो ये तुम्हें खुद से लगाना पड़ेगा, ये पढ़ाया नहीं जाएगा, ये तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन है ना बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो ये तो फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें बस रखना है। अगर मिक्सचर यहाँ है तो यहाँ m भी मिक्सचर का होगा। P और T तो मिक्सचर से मतलब नहीं होते, वो तो एक अपनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ना, प्रेशर और टेम्परेचर। हाँ सर। मतलब वो तुम्हारे हाथ में, तुमने कितना रखा है। ओके, अच्छा, फाइंड दी पार्शियल pressure of helium in a mixture of 4 gram helium, 16 gram oxygen, 14 gram nitrogen, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैम एक अनाउंसमेंट करने वाली है, उसको सुन जाना है, ठीक है? कर लोगे? n हीलियम कितने आएंगे?
1 NO2 कितना आएगा 0.5 N2 कितना आएगा 0.5 N टोटल कितना आएगा बोलो बोलो 1.5 नहीं बच्चे देखो 2 आ जाएगा ना सॉरी यस कोई बात नहीं हेमांश वेरी गुड पी हीलियम कितना आएगा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू पी टोटल याद है फॉर्मूला हेमांश मोल फ्रैक्शन हीलियम का कितना आएगा हेमांश बताओ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन एन टोटल याद है हाँ सर हाँ पी टोटल कितना है पी टोटल हमने दिया ही नहीं सॉरी वही बोला सर वेरी गुड पी टोटल देना होना चाहिए सॉरी पी टोटल 5 एटीएम दिया है कितना दिया है 5 एटीएम एन हीलियम कितना दिया है बोलो 1 एन टोटल कितना दिया 2 कितना आंसर आएगा 2.5 एटीएम इसको नोट कर लो मैं होमवर्क ग्रुप पे डाल दूंगा और मैम एक अनाउंसमेंट करेंगी उसको सुन लेना ठीक है सॉरी हाँ बताओ किसी को डाउट है एनी वन ऑफ यू जल्दी बताओ बच्चों नो सर समझ में आया है यस सर मैं अभी होमवर्क दूंगा ग्रुप पे डालूंगा उसको तुम्हें करना है